सबसे पहले आपको अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चौथे दिन का पूरा अपडेट देंगे और बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में कहां पर बड़े हमले हुए। चौथे दिन भी जंग यूं ही जारी है, ना ईरान हारा है ना अमेरिका जीता है। हाल ये है कि ईरान पर जमकर बारूद बरसाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के चक्कर में कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अपनी जमीन पर हमले झेल रहे हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका को बुरी तरह थका सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान को थका दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब इस युद्ध से पीछे हट भी नहीं सकता। फिलहाल ईरान मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही मचा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान तो डूबेगा, साथ में मिडिल ईस्ट के कई देशों को भी ले डूबेगा। दूसरी तरफ इजराइल ईरान में जमकर धमाके कर रहा है। वो ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बना रहा है, साथ ही ईरान के उस डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर रहा है जो इजराइल के फाइटर जेट्स को निशाना बनाता है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वो ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं और इस कोशिश में जानते हैं क्या क्या वो कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। अब वहां कोई खामेनेई जैसा नेता खड़ा ही ना हो पाए, ये नियत है नेतन्याहू की। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल कैसे खामेनेई तक पहुंचा, कैसे उसने खामेनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाया और मार डाला। आज इस सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि कुछ लोगों के लिए भारत में रहकर भी खामेनेई रहबर कैसे हो सकते हैं। खामेनेई की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में ऐसे तमाम लोग सामने आए जिन्होंने अपनी हमदर्दी, वफादारी भारत के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए जाहिर की है। हम सुनाएंगे आपको, हम भी दंग रह गए। देश में कई घरों पर काले झंडे देखे गए हैं। भारत में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने कट्टरपंथियों की निगरानी के निर्देश दिए। आज सवाल यह है कि जो शख्स भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर बोलता रहा, जो शख्स भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर निंदनीय बातें करता रहा, आखिर उस शख्स के समर्थन में आप भारत में कैसे खड़े हो सकते हैं। देखिए, राज्य सरकारों को भी संभावित हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी गई है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में से जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके डिप्लोमेटिक कंपाउंड में आग लग गई है। अल जजीरा के मुताबिक आज ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर ही दागी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के निशाने पर प्रमुख रूप से 3 देश हैं। एक है इजराइल, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरा है यूएई, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहर हैं। एक तरफ ईरान इन देशों पर मिसाइलें बरसा रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान को ईरान का जो सबसे पवित्र शहर है कोम, उस पर हवाई हमले किए हैं। इसमें भी सबसे बड़ा हमला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की उसी बिल्डिंग पर कर दिया है जहां आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होना था। सोचिए, पहले तो खामेनेई को मारा, खामेनेई के आसपास जितने लोग थे उन सबको मार डाला और अब जिस बिल्डिंग में कोम शहर में, जो उनका होली सिटी माना जाता है, धार्मिक शहर है कोम, उसी शहर में जिस बिल्डिंग में नए नेता का चुनाव हो रहा था, अब वहां पर हमला हो गया है। लेकिन इस बिल्डिंग पर हवाई हमला होने के बाद ईरान में इस्लामिक शासन का समर्थन करने वाले लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का बड़ा कारण यह है कि कोम को ईरान का सबसे पवित्र धार्मिक शहर माना जाता है। हर साल दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमान यहां पर पहुंचते हैं, इसी कोम में जियारत करने आते हैं और इस शहर को ईरान में इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, जहां शरीयत और इस्लामिक कानून की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अब यह शहर भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है और इसे ईरान ने एक मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल की दुश्मनी ईरान से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से है। अब कैसे इसे धर्म का चोला पहनाया जा रहा है और वो शिया मुसलमानों को ही खत्म करना चाहता है, ये आरोप ईरान अब अमेरिका पर लगा रहा है। इजराइल के तेहरान के गोलिस्तान पैलेस पर भी हमला किया है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह महल 19वीं सदी में काजर राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसे ईरान के लोग अपनी पहचान से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब इस पर हमला होने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध धर्म युद्ध बनता जा रहा है। ये उसी महल की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जितने भी वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं वो यहां पर जरूर जाते हैं और इस पर हमले का मतलब है कि मामला और बिगड़ रहा है। ये देखिए किन हिस्सों पर जहां जहां पर
कुछ जगहों पर शीशे टूटे देख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि ईरान इस युद्ध को रुकवाने के लिए बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब अमेरिका ईरान से कोई बातचीत नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान अब बातचीत से नहीं बल्कि अपनी मिसाइलों से जवाब देगा। आप खुद देखिए कि ईरान ने कैसे आज मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। खामेनेई की मौत के बाद ईरान प्रतिशोध की आग में जल रहा है और अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने यह कसम खाई है कि वो इजराइल और अमेरिका से अपना इंतकाम जरूर लेंगे। 67 साल के अली लारिजानी ही वो शख्स है जो ईरान के हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें आप समझ लीजिए जैसे भारत में एनएसए अजित डोवाल है, ठीक उसी स्थिति में अली लारिजानी को माना जाता है। अयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी मौत से पहले उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उनकी मौत के बाद दुश्मन देशों को कड़ा जवाब दे। अली लारिजानी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई की हत्या करके ईरान के लोगों के दिलों में आग लगाई है और अब वो उनके दिलों को जला देंगे। साल 2009 में टाइम मैगजीन ने अली लारिजानी को ईरान का जॉन एफ कैनेडी बताया था। उनका जन्म इराक के नजफ में हुआ था और उनके पिता मिर्जा हाशेम अमोली एक बड़े धार्मिक विद्वान थे। इसके अलावा अली लारिजानी का निकाह फरीदेह मुताहारी से हुआ। फरीदेह मुताहारी जो ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रुहुल्लाह खुमैनी के करीबी मुर्तजा मुताहारी की बेटी है और अपने आखिरी दिनों में अयतुल्लाह खामेनेई को भी अली लारिजानी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अली लारिजानी कुछ वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराने की बात भी कह चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ बगावती तेवर थे, उसका असल नेतृत्व लारिजानी ही कर रहे थे। और इस वक्त अगर ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है तो इसके पीछे भी अली लारिजानी का ही दिमाग माना जा रहा है। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि इस युद्ध में अब तक किस देश का कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि अब इसको समझने की जरूरत है कि आज जब युद्ध का चौथा दिन है तो फिर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। अगर ईरान की बात करें तो इसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई से लेकर उनकी जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसके 48 नेता सैन्य अधिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो युद्ध में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसमें अयतुल्लाह खामेनेई की मौत और इसी के साथ 48 नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। अगला दिखाइए। इसी बीच देखिए इन हमलों में उसके 787 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 1000 लोग घायल हो चुके हैं। तो यह है ईरान के नुकसान का पूरा लेखा जोखा, जिसमें 787 नागरिक मारे गए हैं, 48 नेता तो मारे ही गए हैं और 1000 लोग घायल भी हुए हैं। अगला दिखाइए। चलिए यहां से बताते हैं अपने दर्शकों को। ईरान के 31 में से 24 प्रांतों में 1200 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। इनमें भी ज्यादातर हमलों में मिसाइलें और विस्फोटक से भरे ड्रोन, रॉकेट बॉम्ब्स दागे गए हैं। ईरान के 153 शहरों में 504 जगहों पर बमबारी हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में ईरान का कितना नुकसान हुआ है। 48 तो उनके नेता मारे गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 24 प्रांतों पर अटैक है, 1200 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं, 153 शहर, 504 जगहों पर बमबारी। और अमेरिका का दावा है कि उसने समुद्र में ईरान के 11 युद्धपोत को भी नष्ट कर दिया है। 11 युद्धपोत। और अब तक युद्ध में ईरान के 14 लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ आइए और ये देखिए कि ईरान ने कितना नुकसान किया है। ईरान ने अब तक क्या किया है। मिडिल ईस्ट के यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन, इजराइल और साइप्रस 928 मिसाइलें दाग दी है। और 928 मिसाइलों के साथ साथ उन्होंने लगभग 245, ये 1245 ड्रोन है, दरअसल वो गलती हो गई उसमें नंबर में, 1245, 1245 ड्रोन है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कुल 11 देशों में 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 224 लोग घायल हुए हैं।
इनमें भी सबसे ज्यादा 10 लोग इजराइल में मारे गए हैं। इन्हीं हमलों में अब तक अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तो अब हम आपको यह बता रहे हैं कि ईरान ने क्या क्या नुकसान किया है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर और अरब सागर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर हमला किया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इन दावों को गलत बता रहे हैं। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि उसके मिसाइल हमले के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पीठ दिखाकर भाग गया है और अब वो अरब सागर में अपनी पुरानी जगह से पीछे चला गया है। जबकि अमेरिका इस दावे को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि ईरान युद्ध में झूठे दावे कर रहा है। किसने सोचा था कि रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच ऐसी भयंकर जंग होगी और इसमें दोनों तरफ के मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ईरान और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच एक कट्टर दुश्मनी और नफरत 2 वजहों से है। एक वजह है शिया और सुन्नी की वैचारिक लड़ाई और दूसरी वजह इन देशों की शासन व्यवस्था। ईरान कहता है कि मुस्लिम देशों की सत्ता अल्लाह के नुमाइंदों के हाथों में होनी चाहिए, जबकि सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, युवेत, बहरीन, जॉर्डन, इन सभी देशों का इसका विरोध करते हैं वो। और विरोध की वजह यह है कि इन देशों में राज परिवारों का शासन है। अगर ईरान की बात करें तो मिडिल ईस्ट के देशों में बल मिलता है, तो इन देशों में भी राज परिवारों को खत्म करना होगा, ईरान मानता है। और इसी वजह से ईरान और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में इतनी ज्यादा दरारें हैं। वहां पर धर्म के आधार पर लीडरशिप है, यहां पर राजशाही है। हालांकि यहां ईरान के इस्लामिक आइडिया का विरोध करने वाले देश ये भी कहते हैं कि ईरान धर्म को आगे बढ़ाकर कट्टरपंथ को मजबूत करता है। और काफी हद तक ये बात सही भी है। ईरान ने धर्म के नाम पर आज तक लोगों को मारा ही तो है। लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के नाम से आतंकी संगठन बनाया, यमन में हूती के आतंकवादी पैदा किए, गाजा में हमास जैसे राक्षस को जिंदा रखा, और ये अब कट्टरपंथ के नाम पर हुआ है। ये सब कुछ आप खुद सोचिए। अभी मिडिल ईस्ट में एक ईरान है तो इतने कट्टरपंथी संगठन है, लेकिन अगर और देश भी ईरान की तरह यहां अपने अपने इस्लामिक शासन ले आए और मिडिल ईस्ट कट्टरपंथ से बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ईरान का विरोध करते हैं। और इस युद्ध की जड़ में भी एक बड़ा कारण यही। क्या आप यकीन करेंगे कि ईरान हर 2 मिनट में मिडिल ईस्ट के देशों पर एक मिसाइल और एक ड्रोन दाग रहा है? और ये जो मिसाइलें ईरान की तरफ से मुस्लिम देशों पर दागी जा रही हैं, उनके नाम भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान से ही लिए गए। तो सुनिए, इनमें ईरान की एक मिसाइल का नाम है शहाब 3, जिसका अर्थ होता है तारों की लपटें, और ये नाम कुरान से ही लिया गया है। ईरान की एक और मिसाइल का नाम है सेजिल, और ये नाम भी कुरान में बताई गई एक घटना पर आधारित है, जिसे सूरह अल-फील कहते हैं। ईरान ने अपनी जिन कद्र मिसाइलों से सऊदी अरब को निशाना बनाया, वो नाम भी कुरान से प्रेरित है। उसका उल्लेख शब कद्र के रूप में किया गया है। और ईरान इस युद्ध में 4थी पीढ़ी की उस मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है खैबर शेकन, और ये नाम भी इस्लामिक इतिहास से लिया गया है। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि ईरान का पूरा मिसाइल प्रोग्राम धर्म से प्रेरित है। और आप इस वीडियो को देखिए, जिसे ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, और इसमें यह दिख रहा है कि कैसे ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में दहशत पैदा कर रही है। एक तरफ ईरान अंधाधुंध मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें एक मोर्चा उसने ईरान के खिलाफ खोला हुआ है, जबकि दूसरा मोर्चा उसने लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया है। आप बेरूत से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजराइल हिजबुल्लाह को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा। बेरूत में आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। IDF के मुताबिक उसने अब तक हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय, हथियारों के गोदाम और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इन हमलों के बाद बेरूत में कई जगहों पर आसमान में काले धुएं का गुबार है, और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजराइल ने मंगलवार को भारी बमबारी की। इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में धुएं की मोटी चादर बिछ गई, और कुछ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। देखिए, क्षेत्रफल और आबादी के मामले में इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत ऐसी है कि वो लेबनान में भी हिजबुल्लाह को घुसकर मार रहा है, और नेतन्याहू की जो सेना है वो ईरान में भी लगातार हवाई हमले कर रहा है।
हम तस्वीरें दिखाते हैं, इनमें भी ईरान की नतान्ज न्यूक्लियर साइट को इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर निशाना बनाया और इन हमलों की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हो गई है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान की सेना के उन जवानों को मार गिराया जो इजराइल के फाइटर जेट और सैनिकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल ने बचने के लिए दौड़ रहे इन सैनिकों को घेर कर निशाना बनाया है। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है। और इसके बाद इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। देखिए इसको। एशियन कप के दौरान ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। मैच से पहले होने वाले राष्ट्रगान में ईरान की इन महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने देश के नेशनल एंथम का सांकेतिक बहिष्कार किया और अब इसे सरकार विरोधी प्रदर्शनों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन महिला खिलाड़ियों ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। हमारे देश में कई महिलाएं खामनेई के लिए आंसू इस वक्त बहा रही हैं, अयतुल्लाह खामनेई को अपना रहबर बता रही हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अलग अलग शहरों की है। लखनऊ की तस्वीरें हैं, अमेरिका और इजराइल। ये देखिए लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर लोग रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं खामनेई की मौत पर। अमेरिका और इजराइल दोनों को यही उम्मीद थी कि खामनेई के खात्मे के बाद ईरान में आम लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मिनाब शहर से अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें ईरान एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। तो देखिए मैप के जरिए हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ईरान का ये मिनाब शहर, प्राइमरी स्कूल पर हमले का आरोप है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो मिनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगे ईरान के होर्मुजगान प्रांत की एक काउंटी है। ईरान का आरोप है कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने इसी काउंटी में बच्चियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 160 बच्चियां मारी गई। इस घटना के बाद ईरान में इन बच्चियों का जनाजा निकाला गया, जिसमें 10 लाख लोगों ने शामिल होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए हैं। आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको कई किलोमीटर तक लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी और ईरान कह रहा है कि वो और उसके 9 करोड़ नागरिक इन मुस्लिम बच्चियों की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। देखिए इजराइल साफ इनकार कर रहा है कि उसने मिनाब शहर पर कोई हमला नहीं किया, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो इस हमले की जांच कराएगा और ये देखेगा कि क्या ये वाकई अमेरिकी हमला था जिसमें ईरान की 160 बच्चियों की जान चली गई। ईरान की सरकार भी इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक बड़े से खुले मैदान में सैकड़ों कब्रों को खोदा गया है। हर कब्र के ऊपर सफेद चूने से निशान बनाए गए हैं और पास में खड़े लोग खामोशी से अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा है कि ये कब्रें उन मासूम बच्चियों की हैं जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि गाजा से लेकर मिनाब तक निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है और राष्ट्रपति ट्रंप का असली रेस्क्यू इन कब्रों में दिखता है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तब युद्ध के बीच 34 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागे थे। ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, हर कोई हैरान रह गया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि अपनी जान पर ऐसी बनाई थी कि लोग प्लेन से लटक कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अनगिनत लोग इसमें गिर गिर कर मरे। इनमें भी 1.5 लाख लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था और उस वक्त अमेरिकी विमानों पर लोग इस तरह से चढ़े हुए थे और एक व्यक्ति को उड़ान के दौरान लैंडिंग गियर से गिरते हुए भी देखा गया था। इसके बाद जब साल 2022 में यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तब भी लाखों लोग इस युद्ध के कारण यूक्रेन को छोड़कर भाग गए थे और इस मौजूदा युद्ध में मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे लोग किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान एक साथ इतने सारे देशों से युद्ध लड़ रहा है। कुल 11 देश हैं जिनके साथ डायरेक्ट फाइट में है, लगातार हमले उन पर कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप के 3 देश भी उनके खिलाफ हो चुके हैं खुलकर, जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल है। लेकिन इसके बावजूद उसके किसी भी बड़े शहर से ऐसी तस्वीरें नहीं आई है जहां लोगों ने युद्ध के कारण अपना देश छोड़ने की कोशिश की हो। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक इसे ईरान की सरकार अपनी बड़ी जीत बता रही है और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि युद्ध में भी ईरान के लोगों ने ना अपना देश छोड़ा, अपना देश ना छोड़कर
इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका साथ देने का फैसला किया है और यह बात अब इस युद्ध को काफी लंबा खींच सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ईरान अब वॉर ऑफ अट्रिशन के मोड में जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि ईरान अब ऐसा युद्ध लड़ेगा जो थकाऊ होगा और जो कुछ हफ्ते या महीनों के बजाय कई सालों तक चल सकता है। इस रणनीति को वॉर ऑफ अट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक देश अपने दुश्मन देश के खिलाफ छिपकर लड़ता है और हार मानने के बजाय अपने दुश्मन के लिए युद्ध को थकाऊ खर्चीला बना देता है। तो मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से इस युद्ध को एक महायुद्ध में इस वक्त ईरान तब्दील करता हुआ दिख रहा है। उस महायुद्ध का अर्थ क्या है? 11 देशों पर वो अगर छिटपुट हमले कर रहा है तो कभी यहां कभी वहां। ईरान ने भले अपनी टॉप लीडरशिप को खो दिया है, लेकिन अब भी ईरान की सेना के पास 3.5 लाख जवानों की एक पूरी फौज है। 3.5 लाख की सेना। जब आप इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास देखें तो IRGC के पास 1,90,000 और वही बसीश फोर्स जो उनका है वो 40,000। और ये सोर्स है हमारा इस इंफॉर्मेशन का, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कैसे ईरान के ये लाखों जवान इस युद्ध को लंबे वक्त तक खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे अमेरिका, इजराइल की सेना, उनके संसाधन, उनके हथियार, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके सैनिकों का मनोबल टूटे और ये युद्ध आगे जाकर उनके लिए थकाऊ बन जाए। अब भी सिर्फ 3 दिन में इस युद्ध में अमेरिका के काफी डॉलर खर्च हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच अमेरिका इस युद्ध पर 3,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। और इसका सोर्स है अल जजीरा, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए अमेरिका इस युद्ध पर खर्च कर चुका है। इस युद्ध के सिर्फ शुरुआती 24 घंटों में 7,175 करोड़ रुपए, जबकि युद्ध से पहले उसकी तैयारियों पर ही सिर्फ 5,804 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ऐसे में सोचिए, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका का कितना बड़ा बिल बनने वाला है। और ईरान तो कह रहा है कि ये होकर रहेगा। ईरान के पास 2,600 से ज्यादा टैंक्स है, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 109 युद्धपोत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की पूरी तैयारी और कितने दिनों तक वो इस युद्ध को खींच पाएगा। उसके पास 109 युद्धपोत और पनडुब्बियां भी हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान की मिसाइलों के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। ईरान के पास 3,200 मिसाइलों का जखीरा है। ये आ गई आपके सामने मिसाइलों की संख्या। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो इसकी जो मिसाइल पावर है, इसी मिसाइल शक्ति को अब अमेरिका ने लेटेस्ट गोल पोस्ट यही बनाया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को खत्म करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने रिजीम चेंज सुना था, इससे पहले आपने सुना था कि ईरान की जनता पुकार रही है अमेरिका को कि आइए हमें बचाइए, आज़ाद कराइए खामनेई से। उसके बाद कहने लगे न्यूक्लियर साइट्स पर हमें खत्म करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं मिसाइल कैपेसिटी। तो क्या है ईरान की वो मिसाइल कैपेसिटी जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका इतनी ताकत झोंक रहा है? ईरान के पास 3,200 मिसाइलों का कुल जखीरा है और हम उसका रेंज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको मैप समझना होगा। ईरान अगर यहाँ पर है तो इराक वहाँ, जॉर्डन, सऊदी अरब 2 बड़े देश जो हैं, बहरीन, कतर, UAE छोटे देश, उसके बाद यहाँ ये ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और इधर येमेन है। तो ये पूरा मिला के है। अब देखिए ईरान के पास जो ये जखीरा है, इनमें सेजिल 2 की मारक क्षमता जानते हैं कितनी है? 1500 से 2500 किलोमीटर। एक एक करके सबसे पहले हम आपको सेजिल वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला रेंज दिखाइए। ये कहां तक जा सकता है? इजिप्ट तक। तो इसका जो एम्बिट है, ये सारे देश उसमें आ जाएंगे जो 1500 से 2500 की किलोमीटर रेडियस में है। यानी अगर इसको आप ऐसे गोल करें तो इजराइल भी। अब आ जाइए कि इसके जो और इसे डांसिंग मिसाइल भी सेजिल को कहा जाता है, जो अपने लक्ष्य को निशाना बनाने का कभी भी वो उससे चूकती नहीं है। और ईरान कह रहा है कि अभी इस मिसाइल को तो उसने दागा ही नहीं है, इसका नंबर तो अब आएगा। यूक्रेन युद्ध पिछले 4 सालों से चल रहा है, जिससे दुनिया ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। एक बार फिर से दिखा दीजिए वो मैप, एक बार जल्दी से, उससे पहले पिछला वाला मैप जल्दी से।
हम आपको बता दें बाकी जो उनकी मिसाइलें हैं वो क्या क्या रेंज की हैं, क्योंकि हमने आपको बता दी सबसे पहले सेजिल 2, आप हज कासिम को देखिए 1200 से 1500 किलोमीटर, जो कि आप देख रहे हैं कि इजराइल तक भी जा सकता है, वहां पर इजिप्ट तक भी जा सकता है। उसके बाद शहाब 3 800 से 1200 किलोमीटर, यानी आप सोचिए कहां कहां वो जा सकता है। उस एंगल को अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन हो, यहाँ सऊदी अरब हो, इराक तो बीच में आ ही रहा है, इन तमाम जगहों तक वो कर सकता है। क्याम 1 जो कि 500 से 1000 किलोमीटर है, इसका जब आप रेडियस देखेंगे तो ये भी सऊदी अरब तक जा सकता है। जशफुल जब आप देखेंगे 1000 किलोमीटर, तो वो भी यहाँ तक। तो पूरा ये जो मिसाइल कैपेसिटी ईरान ने बिल्ड की है, ये सबसे बड़ा अब चैलेंज बन रहा है, क्योंकि उसी से वो फाइट बैक कर रहा है। यूक्रेन युद्ध पिछले 4 सालों में चल रहा है, जिससे दुनिया ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन अगर ईरान युद्ध 6 महीने भी चलता है तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चैलेंज बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान पूरी दुनिया के क्रॉस रोड पर मौजूद है। और क्यों कहा जाता है कि ईरान भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें मिडिल ईस्ट के साथ अपने, क्योंकि ये देखिए जब आप नक्शे पर जाएंगे ना, एक बार थोड़ा सा जूम इन कीजिए, जब आप नक्शे पर जाएंगे और आपको बॉर्डर्स दिखेगा तो यहां पर भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान ही है वो बीच का, क्योंकि यहां पर गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है यही ईरान है, ये हमारा लिंक है मिडिल ईस्ट से। तो स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में ये जोड़ता है। एक तरफ ये एशिया को जोड़ता है, एक तरफ यूरोप को जोड़ता है, एक तरफ अफ्रीका को जोड़ता है। तो ये बीच में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और इस वजह से ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना लगभग नामुमकिन है। और अगर ईरान में युद्ध लंबा चलता है तो इससे हर देश किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होगा, चाहे वो तेल के कारोबार की वजह से या फिर स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं ईरान के जरिए। भारत के नजरिए से भी आप देखिए तो चाबहार पोर्ट हो, तेल की कीमतें हैं, ये सब हमें प्रभावित कर रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए मधुमक्खियों का वो छत्ता बन सकता है, जिसमें इन देशों ने हाथ डालकर शायद गलती कर दी है, और पूरी दुनिया में अब इससे अस्थिरता और घबराहट का माहौल है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अभी पूरी ताकत से ईरान को नहीं मारा है, और इन हमलों की असली वेव अभी बाकी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध अभी 4-5 हफ्तों तक चलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने जवानों को ईरान भी भेजेगा। सुनिए। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now, I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. इस युद्ध के बीच रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल का यह दावा पूरी तरह गलत है। ईरान तो परमाणु हथियार बनाने के नहीं बना रहा था। रशिया ये भी पूछ रहा है कि जिस तरह यूक्रेन युद्ध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, क्या उसी तरह ईरान युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा? और क्या दुनिया अब रशिया की तरह अमेरिका पर इस युद्ध के लिए कड़े प्रतिबंध लगाएगी? अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसने हमेशा अपने हितों को साधने के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति की आड़ लेकर कई देशों की संप्रभुता को कुचला है। और क्या रशिया के इन सवालों में दम नहीं है? अगर रशिया आज ये सवाल पूछ रहा है कि क्या जिस तरह से क्रिमिनल वारंट जारी किया गया पुतिन पर यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया जाएगा? देखिए, सैंक्शंस लगा देता है रशिया पर, लेकिन अमेरिका पर सैंक्शंस कौन लगाएगा? अमेरिका वही देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया। परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, लेकिन एकमात्र देश विश्व का जिसने आज तक परमाणु हमला किया है, कौन? अमेरिका। ये वही हमला था जिसमें 1.5 लाख लोग जलकर खाक हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि यह हमला जरूरी था। दुनिया अमेरिका से कुछ नहीं कह पाई। इसके बाद वियतनाम युद्ध, अमेरिका ने नापाम पर
बम गिराया जिसमें कई बच्चों की खाल तक पिघल गई थी, लेकिन तब भी दुनिया ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, और पूछा भी तो बस बातचीत होती रह गई। अमेरिका पर सैंक्शंस नहीं लगता। साल 1953 में अमेरिका ने इसी ईरान में चुनी हुई सरकार को दखल करके हटवा दिया, वहां अपने हितों के लिए राजशाही को सत्ता की कुर्सी दिला दी, और तब भी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोल पाया। जहां जाता है घुसता है, तख्ता पलट करता है, और फिर जब मन करता है बर्बादी के आलम में छोड़कर निकल जाता है। दुनिया ने तो ये तक कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल के लिए ईरान की संप्रभुता के साथ गंदा खेल खेल रहा है। इसके बाद साल 2001 से लेकर 2021 के बीच 20 सालों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में इसी तालिबान को यही अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता सौंपकर भाग गया। तब भी किसी ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, जबकि अफगानिस्तान में इस युद्ध के दौरान 2.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। साल 2003 में इराक के साथ भी अमेरिका ने यही किया, और इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगा दिया। ये सद्दाम हुसैन है, लेकिन बाद में ये दावे भी साबित नहीं हुए और इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, और उस वक्त भी अमेरिका से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद 2011 में लिबिया में गद्दाफी के साथ भी यही हुआ। फिर अब आइए वेनेजुएला, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ भी यही हुआ, और अब ईरान में भी अमेरिका रेजिम चेंज के नाम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब बहाने हैं। अमेरिका ईरान में भी अपने हितों को साधना चाहता है। आप अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को सुनिए, जिन्होंने खुद ये कहा कि अमेरिका ये युद्ध जीतने के लिए लड़ रहा है, न कि ईरान में लोकतंत्र और सत्ता परिवर्तन करने के लिए। अमेरिका में अब तक का इतिहास यही रहा है कि वहां जब भी किसी राष्ट्रपति ने किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ा है तो उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। साल 1990 से लेकर 91 के बीच जब मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में गल्फ वॉर लड़ा गया, तब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़कर 82% पर पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका में यह पैटर्न बन गया। वहां अलग अलग राष्ट्रपति अपने अपने वक्त में सैन्य संघर्ष करते और ऐसा करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही सोचा होगा कि वो इस ईरान युद्ध से अपनी लोकप्रियता बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप का भयंकर नुकसान करने वाला है, क्योंकि इप्सोस ने सर्वे किया है 28 फरवरी यानी हमले के बाद 28 फरवरी से 1 मार्च को युद्ध के दौरान रॉयटर्स और इप्सोस ने अमेरिका में जो सर्वे किया, उसमें सबसे ज्यादा 43% लोग 43% लोग ईरान पर अमेरिका हमलों का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 27% लोग भी इन हमलों के लिए ट्रंप का साथ 27% ही दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते थे कि युद्ध लड़ा जाए। खामेनेई इजराइल के लोगों का तो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए खामेनेई क्या वाकई इतना बड़ा दुश्मन था? लोग तो छोड़िए, पेंटागन ने अमेरिका की संसद को बताया था कि ईरान अपनी तरफ से अमेरिका पर पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया। मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध की आग में जल रहे हैं। इस युद्ध से पहले तक यूएई, सऊदी अरब, कतार, कुवैत खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माने जाते थे और बताते भी थे। 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतार 27वें नंबर पर, कुवैत 31वें नंबर पर, ओमान 42वें नंबर पर, यूएई 52वें नंबर पर, जॉर्डन 72वें नंबर पर, सऊदी अरब 90वें नंबर पर, जबकि भारत इन सब देशों से बहुत पीछे 115वें स्थान पर था। दुनिया में इन देशों की छवि सुरक्षित देशों की बनी तो इससे अलग अलग देशों के अरबपति यूएई, सऊदी अरब में पलायन करने लगे, निवेश करने लगे। साल 2024-25 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग जिस देश में जाकर बसे वो देश है यूएई, जहां पर दुबई है, अबू धाबी है। उस वक्त भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों के 9,800 मिलियनेयर यूएई में जाकर बसे। इसी सूची में 5वें स्थान पर सऊदी अरब था, जहां दुनिया भर के 2,400 मिलियनेयर पलायन करके रहने लगे। इससे एक और चीज ये हुई कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन देशों में अपना निवेश करने लगे। होटल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर खोले गए। इससे हुआ ये कि इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर लिया। आज यूएई की 75%, ओमान की 73.3%, कतर की 60%, सऊदी अरब की 71%, कुवैत की 51.9% अर्थव्यवस्था गैर तेल सेक्टर से आती है।
यानी इनकी इतनी निर्भरता तेल पर नहीं, अन्य व्यापार पर है। लेकिन अब इस युद्ध ने इन मुस्लिम देशों के सामने संकट पैदा कर दिया है। जो लोग कल तक दुबई और अबू धाबी में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारत ही उनके लिए, अब वो कह रहे हैं कि सही देश है। ये युद्ध इस बात को भी तय करेगा कि अब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते कहां जाएंगे। अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान के साथ एक समझौता किया था, जिसे पेट्रो डॉलर पैक्ट कहते हैं। इसके तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका इन देशों को सुरक्षा की गारंटी देगा और बदले में ये देश अपना सारा कच्चा तेल डॉलर में ही बेचेंगे। लेकिन अमेरिका अपने वादे को निभा नहीं पाया। इस युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको की तेल कंपनी को निशाना बनाया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अब सवाल यही है कि जब अमेरिका इन देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया, तो ये देश क्यों अपना कच्चा तेल डॉलर में ही बेचते रहेंगे। आज हम 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उससे भी कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहते हैं। ये वही संस्था है जिसने भारत के मुसलमानों को खतरे में बताने का ठेका लिया हुआ है। साल 2022, 2023, 2024, 2025 में भी इस संस्था के सभी 57 मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान जारी करके भारत के 24 करोड़ मुसलमानों को खतरे में बताया था। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तब ईरान के 9 करोड़ लोगों पर लगातार बमबारी हो रही है और ये मुस्लिम देश उस ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों पर पूरी ताकत के साथ मिसाइल हमले कर रहा है। एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है। अफगानिस्तान में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आम मुसलमानों की जानें ले रहा है। तालिबान भी पाकिस्तान में मुसलमानों का खून बहा रहा है। कहां है ये इस्लामिक कोऑपरेशन? लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां शांति के साथ रमजान के पाक महीने में हमारे जो आम मुसलमान भाई हैं वो रोजे रख रहे हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे देश के मुस्लिमों में कोई डर नहीं है और इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं कि भारत के मुस्लिम्स को खतरे में बताने की ये राजनीति बंद हो जानी चाहिए। इन सब के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मोबाइल फोन के टावर्स, मोबाइल फोन और सड़कों पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को हैक करके इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की सटीक लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद हवाई हमलों में उनकी हत्या कर दी गई। 27 फरवरी की रात को यह तय हुआ कि अगर अमेरिका इजराइल ने खामेनी को मारने से पहले तेहरान पर हमला किया तो खामेनी अपने खुफिया बंकर में जाकर छिप जाएंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए रात के सैन्य ऑपरेशन को सुबह तक के लिए टाला गया। यह तय हुआ कि पहले खामेनी और उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको मारा जाएगा, इसके बाद ईरान पर हमले किए जाएंगे, यानी डीकैपिटेशन ऑफ टॉप लीडरशिप। सुबह हमले से पहले तेहरान में लीडरशिप कंपाउंड के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक करके पता लगाया गया कि वहां बैठक के लिए कौन कौन आ रहा है। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि आयतुल्लाह खामेनी वहां मौजूद है, तो आसपास के मोबाइल टावर्स को भी जैम कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि खामेनी तक कोई सूचना ही ना पहुंच सके। मोबाइल टावर्स को हैक करने के साथ ईरान के खुफिया तंत्र पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ। लोगों के मोबाइल फोन के नेटवर्क्स चले गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 2 घंटे तक 30 बॉम्ब दागकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उनके खानदान, उनकी पत्नी, उनके परिवार के अनेकों लोग, ईरान की टॉप लीडरशिप, सबका पूरी तरह खात्मा कर दिया। इस ऑपरेशन से आप ये समझ पाएंगे कि अब नए तरह के युद्ध में साइबर हमलों की भूमिका कितनी बढ़ गई है। आपके पास जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो युद्ध में उसी देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और ईरान में भी इजराइल और अमेरिका ने यही तरीका अपनाया। स्थिति तो ये हो गई कि मिडिल ईस्ट के जिन देशों को सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, उन्हीं देशों से अब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस किस देश से किस तादाद में इस वक्त पलायन होने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और क्यों इन देशों में लोग भाग रहे हैं। फ्लाइट रडार में ईरान, इराक, सीरिया, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। ईरान में एयर स्पेस बंद है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई का हवाई क्षेत्र काफ़ी हद तक खाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हवाई क्षेत्र फ्लाइट रडार पर किसी आंख की तरह नजर आ रहा है, जिसकी आउटर लाइन से विमान गुजर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन इस आंख के अंदर के एरिया में विमान नजर नहीं आ रहे हैं। और देखिए, यूएई हो, सऊदी हो, यहाँ से जो कुछ फ्लाइट्स भारत की तरफ आ रहे हैं, वो गल्फ ऑफ ओमान को होते हुए किसी तरह से भारत पहुंच रहे हैं। गुजरात के रास्ते, अरेबियन सी के रास्ते नीचे से थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको दिख रही है अगर, तो सऊदी अरब में दिख रही है और उधर
उसके बाद ये पूरा इलाका, ईरान, इराक, सीरिया, इन सभी जगहों पर कोई फ्लाइट्स नहीं है। फिलहाल मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए ओमान को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि ओमान हर उस विदेशी व्यक्ति को ई वीज़ा दे रहा है जो वॉर जोन में फंसे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन में फंसे हैं, वो ओमान के मस्कट पहुंच रहे हैं। वहां पर उनको वीज़ा मिल रहा है, वहां से वो अपने देश लौट रहे हैं। इस तरह से जो लोग कुवैत, कतर या जॉर्डन में फंसे हैं, वो सड़क के रास्ते सऊदी अरब के रियाद पहुंच रहे हैं और वहां से अपने देश लौट रहे हैं। फिलहाल रियाद का हवाई क्षेत्र खुला हुआ है और वहीं से कुछ फ्लाइट्स उड़ानें भर रही हैं, जिसकी वजह से लोग पहुंचे। जैसे आज ही रियाद से एक फ्लाइट कई भारतीयों को लेकर केरल के कोचिन में पहुंची है। और सोचिए उन परिवार वालों के लिए कितनी राहत की बात होगी जो इंतजार कर रहे थे कि होली के पहले किसी तरह से उनके परिवार वाले सुरक्षित आ जाएं। और आज जब ये विमान आया तो उन परिवारों के लिए इस युद्ध की बुरी खबरों के बीच सबसे अच्छी खबर आई। जबकि ओमान के मस्कट से बेंगलुरु की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भी करीब 12:30 बजे कई यात्रियों को लेकर भारत आई है।